नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर हैं, तुषार गांधी। ये महात्मा गांधी के पड़पोते हैं, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडसन इस हिसाब से समझना होगा। एक पीस एक्टिविस्ट हैं, शांति कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में शरीक रहते हैं। इन्होंने बा के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत चर्चित किताब है, जिस पर बहुत से इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत से उसके अच्छे रिव्यू लिखे गए हैं। उस किताब का लिंक भी हम इस इंटरव्यू के आखिरी में कमेंट बॉक्स में देंगे। आप में जिसकी दिलचस्पी हो उसको देख सकते हैं। लेकिन ये प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं है, इसलिए इसको हम उस किताब तक सीमित नहीं रख रहे हैं। वो केवल मैंने एक परिचय के हिसाब से बतलाया आपको। तुषार से पहले भी मेरी बातचीत हो चुकी है, हम दोनों की एक ऑनलाइन और टेलीफोन पर जान पहचान मुलाकात है। और हम ख्याल होने के नाते मैं दुस्साहस कर सकता हूं कि तुषार मेरे दोस्त हैं, ऐसा कहने की। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आज आज के इस इंटरव्यू के साथ मेरे साथ थोड़ी सी एक दिक्कत हो गई। मैंने व्हाट्सएप पर अपने 10-20 दोस्तों को लिख कर भेजा कि मैं तुषार गांधी जी से इंटरव्यू करने वाला हूं। आप उनसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सवाल मुझको लिख कर भेजिए। तो अच्छे बुजुर्ग गांधीवादियों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक, पत्रकारों ने, ऐसे 20-25 लोगों ने मुझको सवाल लिख कर भेजे हैं। तो मैंने अभी तुषार से ये अनुरोध किया है कि पहले तो आज मैं मेरे सवाल पहले पूछ लेता हूं, जिनको पूछने के लिए मैंने उनसे इंटरव्यू तय किया था। इसके बाद उनको जब समय रहेगा, आज कल किसी और दिन, हम लोग बाकी सवालों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उतने सवालों को सिलसिलेवार लिखना है मुझको। तो आज मैं जरूर। बिना देर किए हुए तुषार से आज के हालात, इस देश में आज के जो हालात हैं उन पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। तुषार, आप भी देख रहे हैं खबरों को, रोज मैं भी देख रहा हूं जिस तरह से पिछले कुछ सालों में गांधी की दुर्गति करने की जो कोशिश हो रही है। ये अलग बात है कि गांधी एक ऐसी सदगति को प्राप्त हो गए हैं कि उनकी दुर्गति करना किसी के लिए मुमकिन नहीं रह गया है। लेकिन जो कोशिशें रात दिन चल रही हैं, एक विचारधारा, एक खेमा जो लगातार लगा हुआ है कि गांधी को कैसे नीचे दिखाया जाए, गोडसे को कैसे महिमा मंडित किया जाए, एक प्रतिमा को तोड़ा जाए, एक की प्रतिमा स्थापित की जाए। आप भी देखते होंगे, रोज ऐसी खबरों को आए दिन आती हैं। ये देखकर आपको गांधी के परिवार के एक वंशज होने के नाते भी, लेकिन साथ साथ एक शांतिकर कार्यकर्ता होने के नाते, आपको क्या लगता है ये सब देखकर? नहीं, दुख होता है, क्योंकि मेरे पूर्वज हैं, तो उस बात का तो दुख होता है कि उनको इस तरह से बदनामी सहनी पड़ती है, और हमको, उनके वंशजों को, उनके उनकी बदनामी देखना पड़ता है। लेकिन एक समझ भी है कि वो एक पब्लिक फिगर थे, सामाजिक व्यक्ति थे, तो लोग लोगों को उनके ऊपर का अधिकार भी हमारा, हम जितना हमारा है उतना ही होता है, तो ये समझ आती है। चिंता इसलिए होती है कि जो हिंदुस्तान जिस दिशा में ले जाया जा रहा है वो तबाही वाली दिशा है, और इसलिए बापू से ज्यादा हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता ज्यादा है। बापू का जो होना है होगा, उनका जीवन खत्म हो गया 75 साल पहले। उन्हीं ताकतों ने उनकी गोली मार के हत्या करवा दी। जी। उनका जीवन तब समाप्त हो गया था। अब अगर चिंता करनी है तो हमें इस मुल्क के भविष्य की चिंता होनी जी। ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए चिंता होती है, लेकिन वो जो बापू के स्वप्नों का भारत था, और हमारे जो रचनाकार थे उनके स्वप्नों का जो भारत की रचना करने की उन्होंने एक शुरुआत की थी, उस भारत के को किस तरह से भद्दा, बेहुदा और डरावना बनाया जा रहा है, उसकी चिंता। जी। तुषार, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पिछले 8 साल 9 साल में, खासकर मोदी सरकार के आने के बाद और उनके आने के पहले के चुनाव अभियान में भी, जिस तरह से भारत के सांप्रदायिक मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य,
इन सारे मूल्यों को गड्ढमड्ढ किया गया। शायद चुनाव में वोट पाने के लिए किया गया, उन वोटों के ध्रुवीकरण को जारी रखने के लिए किया गया। आपको क्या लगता है कि ये नुकसान कितना बड़ा है? ये नुकसान, अगर कभी इसकी भरपाई शुरू भी होगी तो कितना वक्त लगेगा इसको दुरुस्त होने में इस मुल्क को? यही चिंता का विषय यही है, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैं आशावादी इंसान हूं, इसलिए ये भरोसा तो है कि इन नफरतबाजों को हम खत्म तो कर देंगे। उनके उनकी जो सफलता है वो टिकने नहीं देंगे। एक दिन उनको पीछे हट करनी पड़ेगी। इतिहास में बहुत सारे सरमुखत्यार आए, बहुत सारे नफरतबाज आए और हावी होते हुए दिखाई दिए, पर आखिर में उनको हारना पड़ा, उनको नष्ट कर दिया गया। लेकिन जिस काल अवधि में वो उनका उनका असर रहा, उनका इन्फ्लुएंस रहा, जी उसमें जो नुकसान वो करते गए, उस नुकसान की चिंता बहुत होती है, क्योंकि वो बहुत गहरा नुकसान होता है। उस नुकसान को, और हिंदुस्तान में जो किया जा रहा है, वो जिस तरह से हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारी फितरत में जिस तरह से नफरत को नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है, जी वो एक बहुत ही जहरीला प्रयोग है। और उस जी जहर से को हमारी नसों में से निकालने में बहुत वक्त जाएगा, और वो जो नुकसान करेगा जी। उसकी चिंता अवश्य है। वो चिंता करनी लायक भी है। ये नफरत को नियो नॉर्मल जो बना दिया गया है, सांप्रदायिक नफरत को, दूसरे किस्म की नफरत को, हिंसा को जितना नियो नॉर्मल बना दिया गया है, क्या आपने 10 बरस पहले ये कभी कल्पना की थी कि ऐसी नौबत आ सकती है? ये हमारी भूल थी बहुत बड़ी, हमारे जैसे, मेरे जैसे लोगों की एक बहुत बड़ी भूल थी कि 80 के दशक में, जब आखिरी वक्त में इन नफरतबाजों की साजिशों को भारत में हमने विटनेस करना शुरू कर दिया था। नफरत के कैंपेन की शुरुआत होने लगी थी, और हमने अपने आप को ये तसल्ली दी कि नहीं, ये चुनिंदा पागल है, वो उनका कोई असर नहीं होगा, वो फ्रिंज एलिमेंट मार्जिनलाइज्ड है, है, ऐसा सोच लिया। फ्रिंज एलिमेंट है, सोचकर हम अपने आप को तसल्ली देते रहे। और 85 के बाद के वक्त से लेकर अब तक, ये 40 सालों में हम खुद फ्रिंज बन गए, हम खुद मार्जिनलाइज हो गए। ये खतरे को हमने कभी पहचाना नहीं, और उसी के कारण ये हमारी निष्फलता है कि वो लोग इतने सफल और हावी और प्रभावशाली हो गए। क्योंकि ये जो प्रचार था, वो जब उन्होंने हम मंदिर वही बनाएंगे का कैंपेन शुरू किया, तब से हमने सावचेत हो जाना चाहिए था कि इसका नतीजा, इसका अंजाम इस मुल्क को बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा। जी। पर हम बहुत ही निश्चिंत बने बैठे रहे कि नहीं, ये तो पागलपन है, थोड़े दिनों में, चंद दिनों में ये खत्म हो जाएंगे, टिक नहीं पाएगा। और वो कब हमें खा गया, वो हमें पता ही नहीं चला। वो 6 दिसंबर 92 को जाके दिखा कि वो क्या कर सकता है। 6 दिसंबर 92 को उसका हमें सर्वप्रथम घिनौना चेहरा देखने को मिला, और उसके बाद तब भी हम बाज नहीं आए। तब भी हमें लगा कि चलो ठीक है, ये एक बार हो गया, इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद क्रमशः हिंसा, घृणा, द्वेष को नॉर्मलाइज करने जो एक मुहिम चली, उस मस्जिद के टूटने से ज्यादा जी हमारे दिलों में जो एक आदत बन गई थी, हमारे जहन में जो एक आदत बन गई थी, उस आदत को खत्म करने की जो मुहिम चली, उससे हमें ज्यादा नुकसान हुआ जी जी है। आज आज हमारे नॉर्मल लोग जब बोलना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि कितना द्वेष, कितनी घृणा, कितना एक अज्ञान उनके अंदर भर दिया गया है। पढ़े लिखे लोग बेवकूफों की तरह जब बातें करने लगते हैं, हम्म, और
आक्षेप डालते हैं दूसरे लोगों पर। और ये सिर्फ सांप्रदायिक नहीं है, हम्म। ये हर वो भेद जो हमारे अंदर है, चाहे वो इकोनॉमिक भेद हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो जी। लिंग का हो, जी। चाहे वो क्षेत्र का हो, भाषा का हो, हर उस जो भेदभाव हमारे बीच में है, जो जो अलगाव हमारे बीच में है, उन सब में ये घृणा का विष फूलता फालता हमें नजर आ रहा है। और ये जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जी। गया। मैं ये एक आपकी बात से एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो 80 का दशक या 85 के आसपास से जो बात कही, तो उस साल का क्या महत्व है 85 का? मैं उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए 84 में दिल्ली में सिख राइट्स हुए, हाँ। उसने एक तरीके से नफरत और बदले की जो वहशीलापन था उसको हाँ। नॉर्मलाइज किया। हाँ। और सिख एंटी सिख राइट्स को हमने देखा कि हमने कहा अरे पंजाब में देखो कितना इन हाँ। खालिस्तानियों ने मारा था। हाँ। तो दिल्ली में जो मरा वो हमें सिख नहीं दिखाई दिया, हमें खालिस्तानी दिखने दिखता लगा। था। बहुत सही ये बात। जो फर्क ये जो फर्क आ गया था हमारी सोच में, हम्म। वो इस अब जो हम बन गए हैं उसका प्राइमरी सिम्टम था कि हमने हम। 84 में दिल्ली में मरने वाले को एक इंसान नहीं देखा, एक टेररिस्ट के रूप में देखा, एक एक अलगाववादी के रूप में देखा। और अपने आप को ये हमने कन्विंस कर दिया कि भाई ये उनको सबक सिखाना जरूरी था। कई बार हाँ। मैंने कई बार लोगों के मुंह से ये सुना, जब ये सिख राइट्स के बारे में बात करते तो कई बार लोग बहुत सहज भाव से कह देते थे कि देखो पंजाब में क्या कर रहे थे, उनको एक तमाचा मारने की जरूरत। हाँ। ये जो तमाचा मारने की जरूरत, हम्म। ये जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न हुई थी, हाँ। उसी का नतीजा हम आज देख रहे हैं। जब बुलडोजर चलाया जाता है, जब एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, जब बिल्कुल। लिंचिंग होता है, हर किस उस चीज में 2002 में गुजरात में बहुत खुलेआम लोग कह रहे थे कि नहीं मुसलमान बहुत सर चढ़ गए थे, उनको तमाचा मारने की जरूरत। पिछले गुजरात के चुनाव में हमारे माननीय गृह मंत्री ने चुनावी कैंपेन के दरमियान कह जी। दिया था कि 2002 जी। में जो उन सबक बिगड़े सिखाया। लोगों को सबक सिखाया। तो आज वो अब वो नजर भी उठा नहीं सकते हमारे हाँ। सामने। हाँ, वो तब बहुत से ठीक है वो। क्लियरली वो बात जी। किसके लिए कही गई थी जी। और क्यों कही गई थी, वो बहुत खुला था और हमने उसको स्वीकार कर। जी। ये देखिए कहना अलग बात, हाँ। ये लोग सब खुदगर्ज पॉलिटिशियंस हैं, उनको फायदा होता है वो बात वो करेंगे। जी। लेकिन उस बात को मान लेना, जी। ये हमारी फितरत को दर्शाता है जी। कि हम किस हद तक, हमारा अधोपतन किस हद तक हुआ है, जी। वो ये दिखाता है। आप जो कह रहे हैं मुझको याद पड़ रहा है उससे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान आया था छोटा सा। हालांकि जिन्होंने अपनी माँ को उस तरह से खोया था वो विचलित थे उस मौके पर, लेकिन एक बयान आया था कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, इस तरह का कोई एक बयान था। ये उस पूरी हिंसा को नॉर्मलाइज मान लेने का, एक नॉर्मल मान लेने का बयान था ये। जो शायद गांधी रहते तो उस वक्त वो अनशन पे बैठ गए रहते, नोआ खली की तरह वो किसी भी जगह दिल्ली में अनशन पे बैठ जाते कि ये टायर डाल डाल के जो सिखों को जलाया जा रहा है ये नहीं चलेगा, ये नॉर्मल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन आपका कहना सही है कि लोगों की फितरत जो है एक हिंसक हुई, उसमें जो जस्टिफिकेशन मान लिया गया हिंसा का कि इन्होंने पंजाब में ऐसा किया था, ये खाड़कू बन गए थे, ये स्वर्ण हम्म। मंदिर से निकल के आतंक फैलाते थे, इन्होंने कितने लोगों को मारा, बसों से निकाल के हिंदुओं को गिन गिन कर छांट छांट कर मारा, तो उसकी तो ये प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो ये प्रतिक्रिया होनी थी, इसको उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार और अधिकतर राज्यों में भी शायद उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे राज्यों में, उन तमाम राज्यों में इसको नॉर्मल मान लिया गया कि इसको ऊपर से एक मंजूरी है। और आपको याद होगा हम्म। बाद में जो 84 दंगों के जो जांच आयोग वगैरह बने, जो सुनवाई उनकी हुई, उसमें कांग्रेस के बहुत सारे दिल्ली के नेता जो हैं
वो उनको गुनहगार माना गया, उनको उनको जिम्मेदार ठहराया गया कि इन्होंने दंगा भड़काया। तो ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हम आज के तनाव को देखते हुए हम 84 को अगर भूल जाएं मान लीजिए, तो वो हम उसकी बुनियाद को भूल जाएंगे। ये दरअसल, और इसका जी इसका सबसे बड़ा फायदा संघ ने उठाया। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जी इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि नफरत को किस तरह से एक एक औजार, एक शस्त्र बना दिया जा सकता जी है। जी और उन्होंने, अगर देखें तो उसके बाद का जो उनका पूरा कैंपेन चला, जी घृणा को फैलाने का, द्वेष को फैलाने का, जी वैमनस्य को फैलाने का, उसने बराबर उस 84 की जो साइकोलॉजी थी उसी को अपनाकर उन्होंने ये कैंपेन अपना स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज वो लोग समाज में लाते गए और इस्तेमाल करते गए। ये ये संघियों की फितरत ये 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 है कि वो ये लोग जी, चीजों को अपनाकर उसको अपने जरूरत के मुताबिक मोल्ड करके इस्तेमाल करने में माहिर। ये आप जो बोल रहे हैं इससे मुझको एक बहुत ही विचित्र सा संयोग दिख रहा है आंकड़ों का। मैं अंक ज्योतिषी पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं और मैं जो सोच रहा हूं, ये मिल के बतलाते हैं कि 48 में उन्होंने जो सोचा था और जो किया था, वो हम्म, 84 में फिर उनको एक मौका मिला। केवल अंक आगे पीछे हो गए ये। आगे पीछे हो गए। मैं तुषार ये समझना चाहता हूं कि आपने 98 के आसपास कोई एक लोकसभा का चुनाव भी मुंबई से लड़ा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मिले जुले कैंडिडेट थे आप, और शायद हारे थे आप वो चुनाव, ऐसा कुछ था। वो क्या तजुर्बा था हम्म। आपका चुनावी राजनीति से प्रयोग का? जैसे बापू के सत्य के प्रयोग थे, तो आपका मत का प्रयोग क्या था ये? नहीं, तभी एक 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 मेरे अंदर एक थोड़ी चिंता बन गई थी कि अगर मैंने अपने आप के लिए कोई चुनावी पद हासिल नहीं कर दिया तो मेरा क्या होगा करके, मैं क्या कर पाऊंगा, या मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं। ऐसा एक डर मेरे अंदर बैठ गया था। उन्हीं उसी जमाने में ये भी एक चिंता थी कि नफरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो राम जन्मभूमि वाला मुद्दा धीरे 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 बढ़ाया जा रहा था और कैंपेन जोरों में चल रहा था। जी और तब मुलायम सिंह एक आशा के रूप में उभर रहे थे कि इन नफरतबाजों के सामने वो खड़े रह रहे हैं निडरता से। तो जब वो चुनाव आया तो मुझे जब तो मैंने, राज बब्बर साहब परिचित थे मेरे, तो मैं उनसे जाके मिला और दरख्वास्त की। उसके पहले मुरली देवरा जो कांग्रेस के वरिष्ठ जी नेता थे, जी वो पारिवारिक दोस्त थे, इसलिए उनके पास गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट चाहिए, आप जाके मिलो उनको। तो मैं राज भाई से मिला और फिर उन्होंने नेताजी को से मुलाकात करवाई और नेताजी ने मेरा उम्मीदवार के रूप में मेरी अनाउंसमेंट। बहुत बढ़िया एक अनुभव रहा, क्योंकि पूरा कैंपेन लड़ा उस वक्त। मेरी उस शारीरिक स्थिति में मैंने जो हम सारे बम्बई के कैंडिडेट्स थे उनमें से सबसे ज्यादा पदयात्रा करके मेरा कैंपेन किया था। दिन में अच्छा 2 बार मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से पदयात्रा निकालता था और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने घूम ली थी पदयात्रा के द्वारा। तो काफी दिलचस्प अनुभव रहा। साथ साथ राजनीति का एक चुनावी राजनीति का एक घिनौना चेहरा भी मैंने देखा कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों के पैर छूने पड़ते हैं। और वो सब और पैसे का जोर उन दिनों राजनीति में, चुनावी राजनीति में पैसे का जोर आना शुरू हुआ था। पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़े जाने लग रहे थे। तो वो पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, और वो सब देख के डर लगने लगा था, क्योंकि जो सारी लालच राजनीति ऑफर कर सकती थी वो मैं देख रहा था।
और हर रोज ये चिंता होती थी कि क्या मैं इन लालचों को अवॉइड कर सकूंगा, या एक दिन वो लालच ऐसी इतनी अ, ज्यादा प्रभावी हो जाएगी कि मेरा पैर भी फिसल जाएगा। जी और कई बार उस चीज से मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मेरा पैर फिसल गया तो फिर क्या है। जी। तो 2 साल में वो चुनाव में हार गया। और मुझे अच्छा लगा कि मैं चुनाव हारा, क्योंकि अगर उस स्टेज पे मैं चुनाव जीत जाता तो शायद मैं बाकी चुनावी नेताओं की तरह एक अलग से अपने आप को एक गिफ्टेड ब्लेस्ड पॉलिटिशियन मान के अपनी प्रिविलेजेस में खो जाता। बिल्कुल। पर हारने के कारण मेरे पाँव जमीन पर रहे, टिके रहे। जी। उसके बाद 2 साल मैंने समाजवादी पार्टी में काम भी किया, अच्छा। लेकिन फिर वो भी पता चला कि उनके साथ मेरी जो मान्यताएं थी, मेरी जो बिलीफ थी, जी। वो मैच नहीं हो पा रही थी, और हाँ मुझे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ हाँ रहा था। तो एक हद के बाद मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए इट्स नॉट वर्थ माय वाइल कि मैं हाँ इतनी कॉम्प्रोमाइजेस करता रहूं। अगर इतनी कॉम्प्रोमाइजेस करता रहा तो एक दिन मेरी आइडियोलॉजी का कुछ भी नहीं बचेगा मुझे। हाँ हाँ। तो फिर 2 साल के बाद मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में गया। पर तब तक एक निराशा हो गई थी राजनीति से। हम्म। तो मैं कांग्रेस में कभी एक्टिव नहीं हुआ, और धीरे धीरे मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं, पर अच्छा। धीरे धीरे मैं तटस्थ होता गया। और हम दोनों भूल गए कि कभी हम एक साथ थे। अच्छा, तो अभी आप किनारे बैठकर देख रहे हैं, अलग नहीं हुए हैं। मैं हिंदुस्तान के उन तमाशबीनों के जैसा हूं जो किनारे बैठ के मजा करते हैं, लेकिन अंदर कूद के सुधारने की कोशिश नहीं करते। यानी आप कांग्रेस में पैर डुबाकर किनारे बैठे हुए हैं, अभी उसको छोड़ा भी नहीं है, उसमें उतरे भी नहीं है अभी अब। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक एक बहुत ही काल्पनिक सवाल कर रहा हूं, बहुत ही बेहुदा भी लग सकता है आपको। आज देश के जो हालात हैं, आपने कहा कि आप चुनाव लड़े तो कई तरह के समझौते, कई तरह के लोगों के सामने झुकना पड़ा, कई तरह की बातें करनी पड़ी जो आपको अंदाज नहीं था। मैं एक बहुत ही काल्पनिक सवाल कर रहा हूं कि क्या आज गांधी होते और वो कहीं से चुनाव लड़ते हिंदुस्तान में, तो आपको लगता है कि वो चुनाव जीत पाते आसानी से? आसानी से हार जाते। आसानी से हार जाते? यानी आजकल चुनाव में सफलता झूठ, नफरत हम्म और भ्रष्टाचार के कारण ही हासिल की जा रही हम्म। है। इसलिए गांधी जैसा व्यक्ति चुनावी सफलता नहीं पा सकता, वो आसानी से हार जाता, उसे भारत की जनता आसानी से हरा देती। यानी इस काल्पनिक सवाल का जवाब देने में आपको देर जरा भी नहीं लगी, आपका अंदाज तुरंत ही लग गया। हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है। जिस तरह के लोग जीतते हैं, जिनको 5 साल तक सब कोई गालियां देता रहता है, चुनाव आने पर वही आदमी वापस चुन के कैसे आता है। जी उसका मतलब है कि जो लोग उसको गालियां दे रहे थे उन्हीं ने उसको मत भी जी। अब दे दी। हाँ तो एक ये जी स्पष्ट है कि हम हमारी आदत और फितरत क्या होगी। जी। एक सवाल ये है, आपने साबरमती आश्रम को सरकार ने जिस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपए या शायद 1,000 करोड़, ऐसे कुछ संख्या थी, सैकड़ों बारह करोड़, सौ करोड़ 1,200 करोड़, उतना लगा के उसको एक आधुनिक रूप दिया है, उसको पर्यटन केंद्र जैसा बनाया है। आपने उसके खिलाफ एक पिटीशन की भी थी, और कोर्ट आजकल आमतौर पर कोई पिटीशन सरकारों के खिलाफ या इस तरह के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मान नहीं रही है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो साबरमती हो, चाहे कोई और हो। तो सरकार का बुलडोजर जो है वो कोर्ट के मामलों में चलते रहता है, पता नहीं किस तरह से इतना असर है। तो उस पिटीशन का हश्र जो है वो क्या हुआ? आपने जो पिटीशन लगाई थी, और आपका बुनियादी बुनियादी आपत्ति आपकी क्या थी उस पर? बुनियादी आपत्ति मेरी ये थी कि शुरुआत से बापू की हत्या के फौरन बाद भारत सरकार ने ये फैसला किया था कि गांधी की जो संस्थाएं हैं,
गांधी के नाम पे जो सारे श्रद्धा स्थल है, जो स्मारक है, उन सब को सरकारी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाएगा, महफूज रखा जाएगा। और इसलिए जब गांधी स्मारक निधि बनाई गई बापू की हत्या के बाद, तो इनिशियली उसमें सरकार से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया था, चंदा नहीं लिया गया था। जी और सिर्फ जो निजी उद्योगपति थे, उन्होंने मिलके जो गांधी स्मारक निधि का कॉर्पस फंड था वो खड़ा किया था। जी और उसमें यह कहा गया था कि गांधी के स्मारकों की देखरेख और उसके जीर्णोद्धार के लिए कभी भी सरकार से पैसा नहीं लिया। उसके बाद ये महसूस हुआ कि भाई उनको निभा के रखने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होने वाली है, और हर वक्त निजी उद्योगपति और धनियों के पास से पैसा मिलना शायद मुश्किल होने लगेगा। इसलिए सरकार ने उसमें बदलाव किया और कहा कि सरकार पैसा देगी, लेकिन उसका रोल सिर्फ जी फंडिंग एजेंसी के रूप में रहेगा। वो जी। कोई दखल नहीं नियंत्रण नहीं करेगी, रहेगा। निर्णय नहीं लेगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, वो सारी चीजें वो ट्रस्ट तय करेगी। और आज तक साबरमती आश्रम में कई बदलाव आए, कई सुधार किए गए, कई चीजें उसमें बढ़ाई गई, बनाई गई सुविधाओं के अनुसार, जो जरूरतों के अनुसार। पर हर वक्त सरकार को ट्रस्ट ने प्रस्ताव दिया कि हम ये करना चाहते हैं, और सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूर करके पैसा दिया उसको। कई बार सरकार ने ट्रस्ट को अप्रोच किया और कहा कि ऐसा कुछ क्यों न करें, तो जी ट्रस्ट ने कबूल करने पर सरकार ने पैसा दिया और ट्रस्ट ने वो काम करके जी दिया। ये पहली दफा ऐसा कहा गया कि आपकी किसी की हमको जरूरत नहीं है, हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारी ही चलेगी, हम जो तय करेंगे वही होगा। बिल्कुल आप लोग सब हट जाओ यहाँ से, हम पैसा भी देंगे, हम निर्णय भी करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और हमारी मर्जी से ही सब कुछ किया जाएगा। और तो सब कुछ ये गैर जो गांधीवादी सरमुखत्यारी होगा। थी। और सब हाँ, कुछ गैर गांधीवादी होगा। वो तो अब कहने की जरूरत नहीं है। जब गोडसे वाले कुछ करेंगे तो वो गांधीवादी तो नहीं रहे होगा, वो तय। पर जो बुनियादी बात थी गांधीयन संस्थाओं के स्वतंत्रता की, उसको कुचल दिया जा रहा है। जी और ये मेरा सबसे बड़ा विरोध हम्म। था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि साबरमती आश्रम को मॉडर्नाइज किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए, ताकि लोगों के लिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग। हम्म। पर सरकार का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप का एक बुरा असर हम इससे पहले देख चुके, जी अनुभव कर चुके थे। जब वाजपेयी की पहली सरकार में उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी को रीपब्लिश किया था, और वो रीपब्लिश होने के बाद ये पता चला था कि उसमें जाने अनजाने पर ज्यादातर जानकारी होते हुए कई त्रुटियां आ गई थी, कई चीज ऐसी उसमें डाल दी गई थी जो कभी ओरिजिनल में नहीं रखी गई थी। जी ये हमारा सद्भाग्य था कि उस वक्त प्रखर गांधीवादी, प्रतिष्ठित और प्रखर गांधीवादी थे, और उन्होंने सबने आवाज उठाई, और जी वाजपेयी जी ने वो आवाजें सुनी, जी और उन्होंने एक कमेटी गठित करवाई, और उससे जो पब्लिश किया था कलेक्टेड वर्क्स को, उसको पूरा स्टडी करके उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि नहीं, इसमें कई खामियां और त्रुटियां आ गई है, जी तो इनको सुधारने की जरूरत है। और फिर उन सबको सुधार के कलेक्टेड वर्क्स को वापस, जो उनका उसकी जो प्रथम आवृत्ति थी, जी उस आवृत्ति के साथ मिलाकर सुरक्षित कर दिया गया। जी तो ये सरकारी हस्तक्षेप का असर का एक प्रमाण हमारे पास। अब कलेक्टेड वर्क्स ऐसी चीज थी जिसमें हम बदलाव कर सकते थे। जी पर साबरमती आश्रम अगर एक बार बदल बिल्कुल बदल दिया गया, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको वापस उसके पूर्व स्वरूप में लाना नामुमकिन है। तो जैसे आप देखो, जालियांवाला बाग का उन्होंने एक पिकनिक पॉइंट बना दिया है। जी बिल्कुल। ये सारी चीजें हम हमारे पास उसके उदाहरण थे, इसलिए
वो चिंता भी बहुत लाजमी थी कि वो लोग एक बार अगर साबरमती आश्रम को भ्रष्ट कर देंगे तो फिर वो जो साबरमती आश्रम की अस्मिता है उसको हम वापस कैसे लाएं। जी। अब कोर्ट ने ये ठीक नहीं समझा, ये चिंता चिंता को उन्होंने व्यर्थ समझा, हाँ। ये उनका एक डिसीजन था। हाँ। पर मेरे लिए निराशा की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ट्रस्टीज थे, हम्म। जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जो स्पिरिट थी, वो उस मॉन्यूमेंट की जो स्पिरिट थी उसको हाँ। महफूज रखे, और उस जो जो एक स्वतंत्रता थी उस हाँ। ट्रस्ट की और जी। अलिप्तता थी उस स्मारक की, उन्होंने उसको भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने सरकार के चरणों में पूरा सब कुछ धर दिया। बिल्कुल जो बिल्कुल। कहावत है अंग्रेजी में कि व्हेन दे आस्क यू टू बेड या। यू क्रॉल। या। तो साबरमती आश्रम के जो ट्रस्टीज थे, हम्म। उन्होंने सरकार के जूतों के नीचे अपना नाक रगड़ने में भी शर्म नहीं महसूस, जी। जी। और अपना जो कर्तव्य था, उनके ऊपर जो दायित्व था, हम्म। उसको उन्होंने निभाया नहीं, और उसका नतीजा आज हमने आश्रम खो दिया। हम्म। जी। मैं पोरबंदर गया था 10-15 साल पहले, और जहाँ बापू पैदा हुए थे उस घर को भीतर से जाके देखा, ऊपर जाकर देखा, और वहाँ के खादी भंडार को देखा मैंने। पूरा उजाड़ पड़ा हुआ था, अलमारियां खाली पड़ी हुई थी, कर्मचारी इक्का दुक्का दिख रहे थे। मैं सोच रहा था वहां से मैं खादी के कुछ रूमाल खरीद कर लाऊंगा दोस्तों को देने के लिए कि ये पोरबंदर से लाया हूँ। उनके पास कोई खादी के रूमाल नहीं थे, कोई ऐसे कपड़े नहीं थे वहां पे। तो पोरबंदर में गांधी की स्मृति की ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? क्या लोगों के बीच अब कदर खत्म हो गई है वहां गांधी की? नहीं, क्योंकि हमने हमेशा, हम देखिए, हम मूर्ति पूजक समाज है। हम जी। मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम आकृतियों की पूजा करते हैं, हम्म। तस्वीरों की पूजा करते हैं। हम तत्वों को मानते नहीं है, उनको अपनाते नहीं है। देखो, राम की भक्ति में हाँ। भी अब राम का एक रुद्र स्वरूप बनाकर उसकी भक्ति की जाती है। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस जिन गुणों के कारण उनको वो मर्यादा दैवत्व मिला, चली गई है वो। वो चली गई है, उनको भुला दिया गया है। वही चीज बापू के साथ, कि उनकी आकृतियां, उनकी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी था, उनका तरीका था, उनकी फिलॉसफी थी, वो किसी को अपनानी नहीं है। और इसलिए ये हो गया है कि आज केवीआईसी में से भी आपको शुद्ध खादी नहीं मिलती। जी। वो भी मिली खादी बेचते हैं, पॉली वस्त्र बेचते हैं, हाँ। बहुत ही महीन और आरामदेह फैब्रिक बेचते हैं। आज हिंदुस्तान का एक भी खादी भंडार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां की खादी पर आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ। ये हाथ से काते हुए काती धागे की। गई, हाथ काते हुए धागे और हाथ से बुने हुए कपड़े से बनी हुई। हम्म। तो ये हश्र, वो जो एक वो तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ऑटोमेशन करना जरूरी है आज के जमाने में, ये हाँ। सारी चीज। पर किसी चीज को आप इतना भ्रष्ट कर दो कि वो उसके ओरिजिनल से जरा भी मैच ना करे, जी। तो यही होने वाला। हाँ। तो यही हुआ है। और हाँ। इसलिए आज मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि अगर आप जाके देखें तो साबरमती आश्रम और गुजरात विद्यापीठ के खादी भंडारों में भी अब आपको गारंटीड खादी नहीं मिलती, अब गांधी की प्रामाणिक खादी नहीं खादी मिलती, नहीं मिलेगी। प्रामाणिक खादी नहीं मिलती है। वो खादी कहीं ना कहीं जाके मिली खादी होती, हम्म। मिलावटी मिली खादी, जिसके आइकॉन बहुत ऑनेस्टी से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया। जी। क्योंकि जो खादी खादी केवीआईसी बेचता है, वो खादी गांधी की खादी नहीं है। वो हो सकती है तो मोदी की ही चिकनी चुपड़ी खादी हो सकती जी। जी। मैं माफी चाहता हूं कि मैं यहाँ पर चाय पी रहा हूँ, आप खांस रहे हैं, लेकिन मैं ये जूम मीटिंग में है। आपको नहीं, चाय ऑफर नहीं कर पा रहा। नहीं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। मैंने पानी लेके बैठना चाहिए था, मैं भूल गया। इसलिए अब तुषार ठीक है। तुषार
तुषार, हम 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये जूम की रिकॉर्डिंग 1 मिनट बाद खत्म होने जा रही है। लेकिन सवाल ठीक है, मेरे खत्म नहीं हुए हैं, तो मैं चाहता हूं आप पानी ले लें। तब तक मैं पानी ले आता हूँ। तब तक के लिए एक ब्रेक हम करते हैं, और हम्म, आपके पानी लेकर लौटने के बाद इस मीटिंग को दोबारा शुरू करते हैं।